नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर। मित्रों, इस समय अगर हरियाणा के जमीन को देखा जाए और जमीन के भीतर के अंडर करंट को देखा जाए तो वहां पे कहीं न कहीं अंडर करंट कांग्रेस की एक काफ़ी मजबूत स्थिति नज़र आ रही है। और अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि कांग्रेस ही नहीं, राहुल गांधी की बड़ी मजबूत स्थिति नज़र आ रही है, तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आखिर आप ये अंदाज़ा कैसे लगा रहे हैं और आपके अंदाजे पे विश्वास क्यों किया जाए। ये आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है और बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है आपका। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरे इस आकलन पे आपको विश्वास ना हो तो आप उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के दरमियान में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग जगहों के मैंने खूब सारे वीडियो बनाए हैं और सारे के सारे जो आकलन उस समय मैंने किए थे वो बिल्कुल सही आकलन गए हैं। लगभग 95% तक वो आकलन बिल्कुल सही गए हैं। जब उत्तर प्रदेश में मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी 40 से आगे तक नहीं पहुंच पाएगी, 40 सीटों के भीतर सिमट जाएगी, इंडिया अलायंस 40 सीटों के आसपास रहेगी, तमाम नेशनल न्यूज चैनलों पे मैं बोला करता था तो लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वो सच्चाई की स्थिति रही। अगले कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे मित्रों कि आखिर हरियाणा में आज के समय में, मैं बात कर रहा हूँ चूंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलते रहती हैं, अगर हरियाणा में आज के समय में चुनाव होता है तो वहाँ पे कांग्रेस बहुत ही मजबूत पोजीशन में है। तो ये समझना है कि आखिर कांग्रेस ने जमीन पे ऐसा क्या किया कि वहां पे कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। मित्रों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं, चूंकि चुनाव आयोग ने जो तिथियों की घोषणा की है वह है 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर को परिणाम आने हैं उसके। लेकिन अगर आज के संदर्भ में बात करें, चुनाव होता है तो कांग्रेस अगर सही ढंग से टिकटों का वितरण करती है तो कांग्रेस 55 से 60 सीटें, जी हाँ, हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा सीट है और उसमें कांग्रेस आसानी से 55 से 60 सीटें ला सकती है। क्या है आखिर इन दावों के पीछे का तर्क? अगले कुछ मिनटों तक जरूर आप लोग बने रहिए। नंबर 1, हम लोगों ने अब तक देखा है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करती रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में अगर आप जाएं, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार किस्म का होता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना वही मत प्रतिशत नहीं रख पाती है। और इसे अगर हम लोग हरियाणा के संदर्भ में समझें, चूँकि हरियाणा से जो लोकसभा के चुनाव आए, आप लोग ये भी सवाल कहेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो हरियाणा में हम लोगों ने परिणाम देखे हैं वहाँ पे बराबरी का मुकाबला आप लोगों को दिखता है कि जो 4 जून को परिणाम आए कि 5 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस जीती और 5 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती। तो एक कांटे के टक्कर की स्थिति है। विधानसभा सीटों पे अगर बढ़त की स्थिति पे भी देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के अनुसार तो दोनों के बीच में 50-50 का मुकाबला दिखता है। बिल्कुल सही है, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आप लोग ये बात बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत होता है और जो विधानसभा में मत प्रतिशत होता है उसमें भारी अंतर होता है। इसलिए अगर इसके संदर्भ में मैं उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, हरियाणा लोकसभा चुनाव 2019 और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग ट्रेंड में, वोट प्रतिशत में कितनी कमी आई है। अगर हम लोग देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को का जो वोट शेयर था वो था 58.2, यानी 58% मत थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस के 28% थे, 28.5% कांग्रेस के। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। अब आते हैं हम लोग सीधे मित्रों विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत होता है 36.49%। अगर इसको और 36.5% मान लेते हैं इसे, तो आप सोच के देखिए कि लोकसभा चुनाव में इतने ही समय का अंतर था पिछले बार भी, क्योंकि वो अक्टूबर के लास्ट में हो रहे थे चुनाव पिछले बार। इस बार तो अक्टूबर के शुरुआत में, 1 अक्टूबर को ही चुनाव है। लेकिन कहाँ तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 58% वोट शेयर लाई थी और वो गिर के विधानसभा चुनाव में 36% पे हो गई थी। और एक चीज़ मैं बता दूं मित्रों कि कांग्रेस ने हरियाणा में जो चुनावी दस्तक 2019 में ही अगर हम लोग देखें
तो काफ़ी कठोरता से टक्कर दिया था। वहाँ पे जो खट्टर की सरकार चल रही थी वो पहले 47 विधानसभा सीटें वो जीते थे 2014 में, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने काफ़ी टक्कर देते हुए गठबंधन सरकार यानी जेजेपी से 10 सीटें जेजेपी को आई थी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर हुई थी। तो एक बड़ा सा टक्कर तो कांग्रेस ने 2019 में ही दिया था। लेकिन अब मैं समझा रहा हूँ उसी लॉजिक को कि अगर भारतीय जनता पार्टी 58 से गिर के 36 पे आ जाती है और कांग्रेस का मत प्रतिशत मैं बता रहा हूँ मित्रों, लोकसभा चुनाव में भी 28% रहा और 2019 में और विधानसभा चुनाव में भी 28% मत प्रतिशत रहा कांग्रेस का। यानी कांग्रेस अपने मत प्रतिशत को या तो बढ़ाती है या तो लगभग उसी स्तर पे कायम रखती है। अब हम लोग आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हैं मित्रों। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत कितना रहा? वो है 46%। यानी जो पिछले बार 58% था वहाँ से इस बार 46% पे लोकसभा चुनाव में। अगर 58% से वह गिर के विधानसभा चुनाव में उस समय में वो गिर के वो 36% पे पहुँच गई थी, तब आप लोग अनुमान लगाइए कि इस बार पहले वो 46% पे है, विधानसभा चुनाव में गोता लगाते लगाते कहाँ जाएगी वो। यह एक पुराने आंकड़ों के आधार पर समझा रहा हूँ, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों को समझें, वहाँ पे पिछले 10 वर्षों का जो शासन रहा है उस शासन के प्रति जनता में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और उस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना फॉर्मूला रहा है कि वो मुख्यमंत्रियों को बदल देते हैं, और वहाँ पे उन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बावजूद भी किसान आंदोलन, जो कि बहुत 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पे वो चलता रहा, उसके बावजूद भी किसान आंदोलन में अभी जो लोकसभा चुनाव से पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हरियाणा सरकार ड्रोन से, जो है कि हरियाणा और पंजाब के सीमा पे ड्रोन से उनके ऊपर, किसानों के ऊपर हमले किए जा रहे थे। तमाम तरह की चीज़ें, किसान आंदोलन को जो दमन की स्थितियां बनी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने खुल के कहा एमएसपी गारंटी, किसान मांग करते रह गए भारतीय जनता पार्टी से एमएसपी गारंटी की, और राहुल गांधी ने खुल के कहा कि अगर कांग्रेस आती है तो वो एमएसपी गारंटी कानून बनाएगी। राहुल गांधी ने लोकसभा के भीतर भी, यानी जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तब भी इस बयान को राहुल गांधी ने कई बार दोहराया। यह हरियाणा के विधानसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है मित्रों, और वहाँ पे इस कारण से कांग्रेस कहीं न कहीं बढ़त की स्थिति में और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भयानक नाराजगी की स्थिति है। अगर हम लोग हरियाणा का वर्णन कर रहे हैं और अग्निवीर योजना का वर्णन नहीं कर रहे हैं मित्रों, तो फिर ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव को नहीं समझने की स्थिति होगी। चूँकि भारतीय सेनाओं में जो सेवा देने में स्थिति है हरियाणा की, वो एक काफ़ी मजबूत स्थिति है। सरहद के सुरक्षा पे हरियाणा के निवासी बहुत मजबूत ढंग से रहते हैं, और जब वहाँ पे एक तरह से केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को लेके आती है, इसका हरियाणा में भारी विरोध हो रहा है। हरियाणा में पहले ही ध्यान हो कि हरियाणा में बेरोजगारी दर अपने काफ़ी बड़े आंकड़ों में पहले से रही है, और अग्निवीर योजना लाने से भी एक तरह से वहाँ पे ज़बरदस्त नाराज़गी है। ध्यान दिया हो आप लोगों ने कि जब लोकसभा में अग्निवीर योजना पे बातचीत हो रही थी, तब भी प्रधानमंत्री और संसद में सत्ता पक्ष के तमाम लोगों ने उठकर राहुल गांधी की बड़ी घेराबंदी की थी, और इन तमाम लोगों ने कहा था कि अग्निवीर योजना काफ़ी अच्छी है, उसमें किसी प्रकार की कोई संशोधन नहीं की जाएगी। जबकि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसी भी रूप में अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और जो अग्निवीर भर्ती हैं सेना में उन्हें अस्थायी किया जाएगा और इस योजना को समाप्त किया जाएगा। एक ये मामला है मित्रों। लेकिन इन तमाम मामलों के ऊपर एक सबसे बड़ा मामला जो इसमें बना हुआ है, जिसे मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चूक, पेरिस ओलंपिक संपन्न हो चुका है और वहाँ से जो तमाम मेडल आए हैं उसमें हरियाणा के लोगों की भागीदारी देख सकते हैं। वो भागीदारी एक तरह से किस तरह से खेल के क्षेत्र में, चाहे वो तमाम दूसरे क्षेत्रों में हरियाणा ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वह संपूर्ण देश को गौरवान्वित करता है। लेकिन जिस तरह से हमारे रेसलर्स बंधु विनेश फोगाट और तमाम लोगों ने आके जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की कमियां देखिए मित्रों। भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई भी कार्रवाई करेंगे तो उनके 4-5 लोकसभा सीटें उनकी प्रभावित हो जाएंगी,
और एन वक्त पे बृजभूषण शरण सिंह के टिकट को काटा जरूर गया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। लेकिन आप देखें, अगर बृजभूषण शरण सिंह के सीट को आप देखेंगे तो उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया। यौन शोषण पॉस्को एक्ट लगने के बावजूद भी एक तरह से उनके ऊपर जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये एक स्थिति बनी हुई है। और अभी विनेश फोगाट ने जिस तरह से पेरिस में शानदार प्रदर्शन किया, और कहीं न कहीं जो अब तथ्य सामने में आ रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें, राजनीति में परसेप्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विनेश फोगाट ने दुनिया के तमाम जो सबसे बड़े दिग्गज जापान के खिलाड़ी को जिस तरह से हराया, बाकी तमाम उन्होंने मैचों में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया, और 100 ग्राम उनका जिस तरह से बढ़ा और वो मैच से डिस्क्वालीफाई की गई, उसके बाद विनेश फोगाट के लिए पूरे देश भर में जो जन समर्थन प्राप्त हुआ वह काफ़ी ज़बरदस्त है। चूँकि विनेश फोगाट भले ही पदक नहीं जीती हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो जगह बनाई हुई है। और यही कारण है कि जब वो भारत आती हैं तो 125 किलोमीटर लंबा रोड शो उनके लिए निकलता है। हर तरफ जनता दिल से खोलकर उनका स्वागत करती है। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विनेश फोगाट जिस मामले को लेके वो उठा रही थी, वो मामला ओलंपियंस के और तमाम बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, उन मामले में दिल्ली पुलिस के चार्जशीट जरूर दाखिल हुए हैं, लेकिन अब तक कोई कठोर कार्रवाई होते हुए हम लोगों ने बृजभूषण शरण सिंह पर नहीं देखा है। संपूर्ण प्रकरण में जब विनेश फोगाट भारत आती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ओलंपिक खिलाड़ियों से मिलते हैं विनेश फोगाट के भारत आने से एक दिन पहले ही। ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि अगर प्रधानमंत्री ओलंपियन से मिल रहे थे तो उस समय वो एक दिन का इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे, या कार्यक्रम को बाद में रखते जब विनेश फोगाट भी भारत आ जाती। तो पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय का जो पूरा डिज़ाइन है वो देख के जनता के बीच में जो संकेत जा रहा है कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के भारत आने से पहले ही प्रधानमंत्री ओलंपियन से मिल लिए थे, जबकि प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा था कि वो विनेश फोगाट के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो ये तमाम सवाल खड़े और हरियाणा में कहीं न कहीं हरियाणा चुनाव को ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने वाला है। हालांकि मित्रों, ये मामला कहीं से भी केवल हरियाणा का नहीं है, यह मामला संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और विनेश फोगाट के लिए प्रेम इसमें पूरे देशवासियों की तरफ से हर तरफ से प्रकट हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर और दूसरे तमाम तरह की चीज़ों को लेकर जो सरकार की छवि बनी है, चूँकि जिस तरह से अब गलत सूचनाएं दी जा रही है विनेश फोगाट को लेकर कि वो 53 किलोग्राम में भी वो खेलना चाह रही थी, 50 किलोग्राम में भी खेलना चाह रही थी, अलग अलग वो जो सूचनाएं गोदी मीडिया के द्वारा दी जा रही हैं, वो एक तरह से कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने वाली सूचना है। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन ये तमाम मामले हरियाणा विधानसभा चुनाव पे काफ़ी प्रभाव रखने वाले हैं। ऐसे स्थिति में कांग्रेस में कुछ गुटबंदी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुटबंदी भारतीय जनता पार्टी में भी है। कांग्रेस काफ़ी मजबूती से एकजुटता के साथ इसमें चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह एक बहुत आवश्यक चीज़ है कि वो टिकटों को सोच समझ कर दें। और मित्रों, 90 सीटों के लिए कांग्रेस ने जब आवेदन मंगाए तो वहाँ पे आश्चर्यजनक तौर पे आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 2500 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। और इसके लिए कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों से सर्वे कराएगी और उसके माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को तय करेगी। और उन कौन सी एजेंसियों से सर्वे कराया जाएगा उसे भी काफ़ी गोपनीय रखा जा रहा है। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो रणनीति दिख रही है हरियाणा में, अब तक कांग्रेस काफ़ी फुल प्रूफ रणनीति पर चलती हुई नजर आ रही है। और अगर इसी रणनीति पर चल रही है और आज चुनाव अगर हो जाए हरियाणा में, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को 55 से 60 सीटें, जी हाँ, बहुमत के आंकड़े के लिए 45 सीट आवश्यक है, लेकिन 46 सीट आवश्यक है। कांग्रेस उससे 10 से 15 सीटें आसानी से ला सकती है, अगर आज के संदर्भ में हरियाणा का विश्लेषण करूं तो। धन्यवाद मित्रों।